चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स। देखो नाम से तो लग रहा है केमिकल का मतलब होता है कोई रिएक्शन। जब कोई रिएक्शन की बात होती है दैट इज कॉल्ड केमिकल। काइनेटिक्स मींस स्पीड, किसी भी रिएक्शन के होने की स्पीड। मतलब बेसिकली ये चैप्टर आपको क्या सिखाएगा, जैसे पिछला चैप्टर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था, आप वहां से क्या सीख रहे थे? वहां से आप सीख रहे थे करंट के बारे की, कोई रिएक्शन है उसमें कितना करंट प्रोड्यूस होगा, कोई इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा करंट होगा कि कम होगा, कौन कौन से रिएक्टर एक्ट करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे आप क्या देखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब ये चैप्टर बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेगा। क्यों? इससे पहले जो एक ब्रांच थी जिसका नाम था थर्मोडायनेमिक्स, एक ब्रांच थी जिसका नाम था थर्मोडायनेमिक्स। वो ब्रांच थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ आपको ये बताती थी कि रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, रिएक्शन की पॉसिबिलिटी के बारे में बताती थी थर्मोडायनेमिक्स। और ये बताती थी कितने एक्सटेंड तक रिएक्शन होगी, 100% रिएक्शन होगी, 10% होगी, 20% होगी। सर इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है थर्मोडायनेमिक्स से। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या नहीं बता सकती, थर्मोडायनेमिक्स हमें रिएक्शन के होने की स्पीड नहीं बता सकती, क्योंकि जो रिएक्शन देख रहे हैं उसकी स्पीड क्या होगी, क्या वो रिएक्शन स्लो होगी, फास्ट होगी या मीडियम होगी, वो थर्मोडायनेमिक्स से नहीं पता चल सकता। थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ यही बता सकता है कि रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, रिएक्शन कितने एक्सटेंड तक होगी, 10%, 20%, 40 या 50 की जो भी होगा वो। बस अगर हमें रिएक्शन की रेट देखनी है कि रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, तो हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो चैप्टर 4 है, इस चैप्टर में आप क्या स्टडी करने वाले हो? आप स्टडी करने वाले हो कि रिएक्शन की स्पीड कैसी होगी, स्लो होगी या फास्ट होगी। दैट्स कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। और आपको पता है स्पीड 3 तरह की होती है, या तो स्लो, या फिर मॉडरेट जो बीच की स्पीड होती है, या फिर होती है फास्ट। कुछ रिएक्शन है हमारे आसपास जो बहुत ही फास्ट हैं, जैसे पेट्रोल में, किसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट में जो आग लगती है वो बहुत फास्ट है। हमारी जो ग्रोथ है, हमारा जो बढ़ना है वो स्लो है। इसी तरह हम कोई दूध से दही बनने वाला जो प्रोसेस है वो मॉडरेट है, ना फास्ट है ना स्लो। तो ऐसे बहुत सारी रिएक्शन हमारे आसपास जो 3 कैटेगरी में चलती है, या तो स्लो या फिर मॉडरेट या फिर फास्ट। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि जब भी रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन के दौरान बेसिकली होता क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान होता क्या है कि जो रिएक्टेंट है, जो बेसिक हमने पढ़ा हुआ है कि जो रिएक्टेंट है दैट रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यही केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ी है। कन्वर्ट कैसे होता है? जब रिएक्शन शुरू होती है, तब रिएक्टेंट होता है 100% और प्रोडक्ट होता है 0%। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती जाती है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, अगर हम टाइम के साथ देखें, टाइम लें और यहाँ पे क्या लें, कंसंट्रेशन। ये जो ब्रैकेट है, ये बिग ब्रैकेट, ये किसी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। तो हम देखते हैं कि टाइम के साथ जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज करती है, टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार क्या करती है, डिक्रीज। पहले 100% था, फिर 80%, फिर 70%, और एक टाइम आएगा वो 10% पे रह जाएगा। और ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट का ग्राफ बनाएं, टाइम के साथ इसका ग्राफ बनाएं प्रोडक्ट का, तो हम प्रोडक्ट में क्या देखते हैं कि प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन, स्टार्टिंग प्रोडक्ट 0% है और धीरे धीरे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो कोई भी रिएक्शन हो, यही चीज हमें देखने को मिलती है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, देयर इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज ही करना, तभी तो रिएक्शन होगी। और अगर वो डिक्रीज करेगी तो इंक्रीज किसकी होगी, इंक्रीज, यहाँ पे हुआ डिक्रीज, तो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उसको हम लिखते हैं ब्रैकेट में, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये चीज होनी होनी है, किसी भी रिएक्शन में ये चीज होनी है। आई होप आपको इस चैप्टर का मेन थीम पता चल गया कि जो चैप्टर 4 है ये बेसिकली आपको क्या सिखाने आया है। चैप्टर 4 आपको ये सिखाने आया कि जो भी रिएक्शन होती है उस रिएक्शन की स्पीड क्या है। क्योंकि इससे पहले जो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते थे, जो इसी की इक्विवेलेंट है, वो हमें रिएक्शन के होने के बारे में बताएगा कि इज द रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, एंड व्हाट इज द एक्सटेंट अप टू विच रिएक्शन विल प्रोसीड, कितने एक्सटेंट तक रिएक्शन होगी वो थर्मोडायनेमिक्स से पता चलता है। और क्या वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं वो पता चलता है। लेकिन रिएक्शन की स्पीड क्या होगी वो देखने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। उसके लिए हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, जो हमें पता ही है, रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट 100%, प्रोडक्ट 0%। टाइम के साथ रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है लगातार डिक्रीज करती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगातार क्या करती है, इंक्रीज करती है।
एक टाइम आएगा जब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 100% और रिएक्टेंट रह जाएगा 0%। ये चीज होनी है। इसके बाद रिएक्शन 3 तरह की है, स्लो, फास्ट और मॉडरेट। अब हमारे पास मान के चलो एक रिएक्टेंट है, लेट्स सपोज हमारे पास रिएक्टेंट है N2 प्लस H2 और हमारा बन गया NH3। अब इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे 3 लिखता है और यहाँ पे 2 लिखता है। फिर हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। हम यहाँ पे लिखते हैं रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स व्हाट इज द स्पीड ऑफ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं और इक्वल टू लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है प्रोडक्ट की बढ़ती है, लेकिन दोनों कंसंट्रेशन टाइम के साथ होती है चेंज। कोई भी कंसंट्रेशन चाहे रिएक्टेंट की चाहे प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होना है हमें पता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होना है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना है, लेकिन वो इंक्रीज और डिक्रीज किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे रिएक्शन का टाइम चलेगा, जैसे जैसे रिएक्शन का टाइम चलेगा रिएक्टेंट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, तो टाइम के रिस्पेक्ट में है। तो ऐसे हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। अब हमारा ये रिएक्टेंट है N2, अब N2 के साथ चेंज या कंसंट्रेशन चेंज होते हैं तो चेंज हम लगाते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, दिस डेल्टा इज कॉल्ड चेंज, चेंज इन द कंसंट्रेशन। किसी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन चेंज कब होगी, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा। जैसे हमने टाइम दिया 5 मिनट 10 मिनट, तो टाइम भी बदलेगा तभी तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बदलेगी। और इधर क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन हमको ये पता है कि जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन एक कम होना है, उसकी कंसंट्रेशन एक कम होना, और कम होने के लिए हम उसके आगे क्या लगाते हैं, नेगेटिव। ये नेगेटिव इसलिए ये दिखा रहा है कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कि टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ क्या लगा रखा है, नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ कोई साइन होता है वहां पे पॉजिटिव का साइन होता है। तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज ही होना है, तो प्रोडक्ट की तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी, तो उसके लिए पॉजिटिव लगाने की जरूरत है। लेकिन रिएक्टेंट की डिक्रीज कर रही है तो उसके आगे नेगेटिव लगाना जरूरी है, ठीक है, उसके आगे नेगेटिव लगाना जरूरी है, जो हमें क्या इंडिकेट करेगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो ये क्वेश्चन था, इसके अंदर रिएक्टेंट क्या था, मैं दोबारा रिएक्शन लिख देता हूँ। इसमें रिएक्टेंट था N2 प्लस 3H2 गिव राइज टू 2NH3, ये रिएक्टेंट था। अब हमने क्या लिखना था इसमें, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मींस रिएक्शन के होने की स्पीड, और वो कैसे होती है, चेंज। किसकी चेंज, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज। हमारा रिएक्टेंट है N2, तो इसका क्या लग जाएगा, माइनस N2 बाय dt, डेल्टा टी, डेल्टा का मतलब क्या होगा, चेंज, इक्वल टू दूसरा रिएक्टेंट है H2, लेकिन उसका कोफिशिएंट 3 है। पहले वाले का कोफिशिएंट कुछ नहीं था तो 1 था, लेकिन इसका 3 है, तो 3 को पहले क्या जाएगा, ये यूनिफॉर्म में होती है, यूनिफॉर्म में तो 1/3 लिखा जाएगा, क्योंकि हम इसको यूनिट फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ दूसरा रिएक्टेंट है H2। अब है ये NH3, NH3 का कोफिशिएंट 2 है, तो आपको खुद अंडरस्टूड होगा कि अगर इसका कोफिशिएंट 2 है तो इसको यूनिफाइड पे लिखने के लिए लिखा जाएगा 1/2। 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3, दिस इज अ प्रोडक्ट विथ चेंज इन टाइम। ये डेल्टा क्या इंडिकेट कर रहा है, लार्ज चेंज। आई होप ये चीज आपको क्लियर है कि यहाँ पे डेल्टा क्या मतलब है, चेंज इन द कंसंट्रेशन। नेगेटिव का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए हम प्लस लगाएंगे नहीं, लेकिन वो प्लस ही है। और जो जो यहाँ कोफिशिएंट होगा, अगर 1 है फिर तो कोई इशू नहीं, बट अगर 3 है तो 1/3 लिखा, 2 है तो क्या लिखा, 1/2, अगर 4 होता बाई चांस तो 1/4 लिखते। क्या लिखते समय, रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप सभी को ये चीज क्लियर है कि रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा कैसे जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये लिखा जाता है जब जब हम किसकी बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट अ लार्ज चेंज। याद रखना, दिस इज द फॉर लार्ज चेंज। लार्ज चेंज, डेल्टा मीन्स लार्ज चेंज। और लार्ज चेंज तब आता है जब हमारे पास टाइम भी लार्ज हो। जब क्या हो, लार्ज टाइम गिवन हो, तभी हमारे पास लार्ज चेंज आता है। अगर हम इसी चीज को स्मॉल चेंज में लिखना चाहते हैं कि ज्यादा चेंज हुआ ही नहीं, अगर स्मॉल चेंज हुआ तो उसके लिए हम डेल्टा को लगाते हैं डी वाला। ये डी वाला भी डेल्टा है और ये भी डेल्टा है, बस ये डेल्टा लगता है लार्ज चेंज में, ट्रायंगल वाला। जो ट्रायंगल वाला है
वो लार्ज चेंज के लिए, और जो डॉग वाला डी है वो लगता है स्मॉल चेंज के लिए। स्मॉल चेंज कब होगा? जब टाइम स्मॉल दिया जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन को अगर कैपिटल डेल्टा की फॉर्म में लिखा जा रहा है तो समझ लो वहां पे लार्ज चेंज है, और अगर स्मॉल डी की फॉर्म में लिखा जा रहा है मतलब स्मॉल चेंज है। स्मॉल चेंज स्मॉल टाइम में होता है, लार्ज चेंज जब हमारे को टाइम ज्यादा दिया जाए तब होता है। अगर कोई रिएक्शन सिर्फ 1 सेकंड बाद ही चेक की जा रही है कितनी हुई, तो टाइम बहुत कम दी है तो चेंज भी कम आएगा। बट अगर हम उसी रिएक्शन होने के लिए अगर 3-4 घंटे दे दें लास्ट टाइम गिवन, तो अब आप कह सकते हो कि लार्ज चेंज होगा अब। ठीक है, अब जैसे इसमें नेक्स्ट एक हम एग्जांपल लेते हैं, आप सभी कोशिश करना रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने की। रिएक्शन है N2O5 रिवर्सिबल है, ये बन रहा है NO2 प्लस O2। सबसे पहले तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करो अपनी नोटबुक में। अगर बैलेंस हो जाए तो प्लीज यस लिखना, फिर हम इसको लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। प्लीज सभी कमेंट में यस लिखना जब आप इसको बैलेंस कर दोगे, और बैलेंस करने के बाद क्या लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन। नहीं आएगी मैं सिखाऊंगा, लेकिन क्लास को कोई लीव ना करे, 5 मिनट बैठना, आपको धीरे समझ आने लगेगा क्लास में हो क्या रहा है। हमारे पास ये रिएक्शन लिखी हुई है, तो सही बच्चे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के बाद क्या करना है वो मैं सिखाता हूँ। आपने बैलेंस करने के बाद यहाँ लिखा 2, यहाँ पे लिखा 4, ये हमारी बैलेंस होगी। और बैलेंस होने के बाद आपने अब क्या लिखना है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम इसको लिख रहे हैं लार्ज चेंज में, तो यहाँ लिखेगा माइनस, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो -1/2 डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T। दिस इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या होगा? 1/4 डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब प्रोडक्ट के आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अंडरस्टूड है कि उसकी इंक्रीज हो रही है। और दूसरा प्रोडक्ट है O2, डेल्टा O2 बाय डेल्टा T। तो जब हम लार्ज चेंज लेते हैं, एक्सक्यूज मी सर, यस एस यूर एक्सक्यूज्ड, आस्क मी। O2 के आगे 5 आएगा। सॉरी, ओके, O2 का आगे 5 आएगा बैलेंस करने के लिए? नहीं देखो, ओ सॉरी, यस सर। यहाँ पे कितना O2 है? यहाँ पे है 10 O2। यहाँ पे कितना? 4 2 जा 8 प्लस 2, तो यहाँ पे 10 हो गया। यहाँ भी बिना 5 लगा 10 हो रहा है। ये 4 है ना? ओके सर। ओके, तो आई होप ये आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिख ली। ये रिएक्शन किस में लिखी आपने? लार्ज चेंज। लार्ज चेंज का मतलब होता है जब आपने टाइम लार्ज दी है, और जब हमारे पास लार्ज चेंज होता है तो उसको हमको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जब हमारे पास कोई रिएक्शन एक लंबे टाइम के लिए प्रोसीड करते हैं उसके लिए लिखा जाता है एवरेज। एवरेज मतलब कभी वो कम भी होगी, कभी वो ज्यादा भी होगी, तो उसकी एक औसत जिसको बोलते हैं मीन। बट अगर हम एक छोटे टाइम के लिए निकाल रहे हैं, अगर हम डेल्टा की बजाय स्मॉल डी लेना चाहते हैं, मतलब स्मॉल चेंज देखना चाहते हैं, तब वहां पे हम एवरेज चेंज नहीं लेते। वहां पे हम कौन सा चेंज लेंगे? हम वहां पे लेते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है जब हम रिएक्शन को एक बहुत ही छोटे से टाइम के लिए फाइंड करना चाहते हैं तो उसको इंस्टेंटेनियस चेंज कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्मॉल डी। तो इस रिएक्शन को जैसे आपने डेल्टा की फॉर्म में लिखा है, इसकी फॉर्म में लिखा है, ट्रायंगल की फॉर्म में लिखा है डेल्टा की फॉर्म में, दैट इज लार्ज चेंज, वैसे हम स्मॉल चेंज में लिख सकते हैं। बस फर्क कितना होता है, जब लार्ज चेंज लेते हैं तो टाइम भी लार्ज होता है, तो वो एवरेज चेंज चला जाता है। और अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकाल रहे हैं, पर्टिकुलर इंस्टेंट मतलब एक छोटे टाइम पे निकाल रहे हैं, तो दैट इज बिकम्स इंस्टेंटेनियस चेंज। आई होप आपको इंस्टेंटेनियस चेंज और एवरेज चेंज में फर्क पर लग गया। रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई रिएक्शन एक लार्ज टाइम इंटरवल के लिए फाइंड की जाए, मतलब ओवरऑल अगर कोई रिएक्शन है, चाहे उसकी स्पीड स्लो हो, चाहे उसकी स्पीड एवरेज हो, मॉडरेट, या फिर उसकी स्पीड क्या हो, फास्ट, अगर उस रिएक्शन की स्पीड को फाइंड करने के लिए हम क्या ले रहे हैं? टोटल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब पूरी रिएक्शन का टाइम ले लो, या फिर आप कह सकते हो लार्ज टाइम ले लो, तो वो दैट इज कॉल्ड एवरेज चेंज। तो एवरेज हमेशा कहीं ना कहीं एक बड़े स्केल पे फाइंड किया जाता है। जैसे पूरी रिएक्शन का टोटल चेंज होगा वो एवरेज चेंज है, लेकिन कोई रिएक्शन मान लो 6 घंटे की है, और पूरे 6 घंटे में जितनी रिएक्शन की कंसंट्रेशन चेंज हुई पूरे 6 आवर्स के लिए, वो एवरेज है। बट अगर आप एक पर्टिकुलर 4 आवर 13 मिनट पे अगर आप देखना चाहते हो कि 4 घंटे 13 मिनट पे क्या रिएक्शन की स्पीड थी, तो एक पर्टिकुलर हो गया, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस।
तो जो एवरेज होता है वो एक ओवरऑल चेंज है, ओवरऑल, और उसको निकालने के लिए आप एक लार्ज टाइम लेते हो। कभी कभी आप पूरी रिएक्शन का पूरा टाइम भी ले लेते हो। जैसे कोई रिएक्शन है, पूरी रिएक्शन 3 घंटे की है, तो पूरे 3 घंटे ले लिए, लार्ज टाइम हो गया, तो वहां पे निकलता है एवरेज चेंज, जिसको लिखा जाता है ट्रायंगल डेल्टा से। बट अगर आप 3 घंटे पूरे ना लेकर 2 hours 18 minutes ले रहे हो कि 2 घंटे 18 मिनट में रिएक्शन क्या थी, तो वो एक पर्टिकुलर हो गया, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस के लिए क्या लगाते हैं, स्मॉल डी। आई होप आपको ये चीज क्लियर है कि स्मॉल डी और कैपिटल डी में क्या डिफरेंस है। अगर आपको ये चीज क्लियर है कि स्मॉल डी और कैपिटल डी में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको एक रिएक्शन देता हूँ, आप उसका ट्राई करना। रिएक्शन कुछ ऐसी है, बी आर नेगेटिव, बी आर नेगेटिव प्लस बी आर O3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है Br2 प्लस H2O। इसको बैलेंस करने के बाद यहाँ पे 5 होगा, और यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा। आप इस रिएक्शन को लिखना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन तो लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन तो लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को तो लिखना है आपने, लेकिन लिखना है इंस्टेंटेनियस की फॉर्म में। इंस्टेंटेनियस की फॉर्म का मतलब है आप क्या लगाओगे, स्मॉल डी। स्मॉल डी मतलब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल चेंज फॉर स्मॉल टाइम, इंस्टेंटेनियस चेंज के लिए। तो ट्राई करना, अब की बार आप डेल्टा ना लगा के डी लगाना, ये वाला डी, स्मॉल चेंज। ट्राई करना, अगर हो जाए तो प्लीज कमेंट में यस लिख देना अगर आप ये लिख पा रहे हो। और कोशिश सभी करें, कोशिश सभी करें और आंसर यस लिखें। अगर आपसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखी जा रही है, जिनको नहीं आ रही वेट करें, मैं लिख दूंगा, बट क्लास में बने रहें। तो आपने यहाँ पे माइनस लगाया पहले, माइनस का मतलब क्या, डिक्रीज, किसकी डिक्रीज हो रही है, रिएक्टेंट की, तो -1/5 डी बी आर नेगेटिव, एक रिएक्टेंट अभी स्मॉल डी। हम ये रिएक्शन एवरेज ना लिख के इंस्टेंटेनियस में लिख रहे हैं, लिखने का तरीका सेम है, बस वहां पे ट्रायंगल आता है डेल्टा, यहाँ पे स्मॉल डी आता है, बस इतना फर्क है, बाकी रेस्ट ही सेम। यहाँ पे आ जाएगा बी आर है, तो यहाँ पे डी BrO3 नेगेटिव अपॉन में dt। तो ये दूसरा रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमने ये लिखी, d/dt लिखना है बस, साथ में d/dt लिखना है, दूसरे की ये लिखी, और जो कोफिशिएंट है वो 1/1 अगला रिएक्टेंट कौन है, H पॉजिटिव, तो d H पॉजिटिव बाई dt, और उसका कोफिशिएंट कितना है 6, तो यहाँ लिखा जाएगा 1/6, लेकिन वो भी डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज के लिए क्या करा जाएगा, नेगेटिव। डिक्रीज का मतलब है रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ साथ कम होती जाती है, क्यों, क्योंकि उसमें किसमें कन्वर्ट होना है, प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में। इसके बाद प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट हो जाएगी डी Br2/dt, यहाँ पे 3 है तो यहाँ क्या बन जाएगा 1/3। अब प्रोडक्ट आगे प्लस से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है, वो प्लस का ही है। दूसरा प्रोडक्ट क्या है, H2O, तो dH2O/dt, बस आपने d/dt लिखना है। जैसे आप इंटीग्रेशन करते हैं, जो बच्चे उनको पता हो d/dt डिफरेंशिएशन बहुत बार लिखा होता है, इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन d/dt, तो बस वही है। d/dt का मतलब होगा चेंज। अगर रिएक्टेंट तो साथ में नेगेटिव लगा दिया, अगर प्रोडक्ट है वो नेगेटिव नहीं लगेगा, और यहाँ पे जो भी रिएक्टेंट है वो लिख दिया जाएगा, जो भी रिएक्टेंट होगा बस रिएक्टेंट आगे नेगेटिव होगा, और जो भी उसका कोफिशिएंट है वो 1/, में चल जाएगा। बस ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है। आई होप आपको ये पता चल गया कि रेट ऑफ रिएक्शन, जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसको दो फॉर्म में लिखा जाता है, एक तो इंस्टेंटेनियस फॉर्म में, और इससे पहले जो मैंने आपको सिखाया था वो था एवरेज फॉर्म में। एवरेज के लिए आपने कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पे जो डी है उसकी जगह
कैपिटल डेल्टा दूसरा आ जाता है, ट्रायंगल वाला डेल्टा, वो डेल्टा बस ये होता है, बस इतना फर्क है। और टी कैपिटल लिख लेते हैं उसके लिए कभी कभी, बस इतना डिफरेंस है। अगर हम एवरेज लिख लेंगे, जनरली आप किसमें लिखते हो, आप इंस्टेंटेनियस में ही लिखते हो। अगर आपको बोला है रेट ऑफ रिएक्शन लिखो तो आप इंस्टेंटेनियस फॉर्म वाला लिख सकते हो, ठीक है। तो दो रेट ऑफ रिएक्शन है हमारी। तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन की स्पीड, क्योंकि ये चैप्टर आपको सिर्फ रिएक्शन की स्पीड के बारे में ही बताएगा। कि चैप्टर का नाम ही क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल मीन्स रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, काइनेटिक्स मीन्स उसकी स्पीड। तो उसकी स्पीड को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। दो तरह से फाइंड आउट की जाएगी, एक तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जिसमें हम लिखाते हैं डेल्टा, ये वाला, और दूसरी इंस्टेंटेनियस। आई होप ये चीज अब आपको क्लियर है। अब हमारे पास नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट ग्राफ जो हमने प्लॉट किया था। हमने भी क्या बोला था कि जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, उसमें हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी लिख रहे हैं टाइम के साथ, और प्रोडक्ट की भी लिख रहे हैं टाइम के साथ। किसके लिए, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। लेकिन हम एक चीज देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम चलता है, जैसे जैसे टाइम चलता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, हमने ग्राफ प्लॉट किया था, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, हमने ग्राफ प्लॉट किया था। अगर आप ग्राफ देखोगे तो आपने ग्राफ में यही चीज ड्रॉ की है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है। लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्ट उसकी कंसंट्रेशन, उसकी जो स्पीड है, किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड होती है, पहले स्पीड फास्ट होती है, फिर रिएक्शन की स्पीड स्लो होती है। किसी भी रिएक्शन की स्पीड पहले फास्ट होती है, फिर उस रिएक्शन की स्पीड स्लो होने लग जाती है। इसका मतलब क्या है, आप खुद सोचो। स्टार्टिंग में हमने रेट ऑफ रिएक्शन दोनों बातें लिखी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दोनों टर्म्स में लिखा जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन जो उसका ग्राफ है, उसके ग्राफ से आपको क्या पता चलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मेन डिपेंड किस पे करती है, रिएक्टेंट पे या प्रोडक्ट पे। लिखने में दोनों लिख देते हमने, पर अभी हम गलती को सुधारेंगे। हमने दोनों बातें लिखी, रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट भी, लेकिन जब ग्राफ प्लॉट किया तो पता चला जो उसका ग्राफ है, वो ग्राफ ये बता रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रिएक्शन होने की जो स्पीड होती है जिसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, वो मेन किस पे डिपेंड कर रहा है। जिसका ग्राफ है रेट ऑफ रिएक्शन ग्राफ, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। प्लीज आप सभी अपना आंसर जरूर पोस्ट करें कि जो ग्राफ है रेट ऑफ रिएक्शन का, उसका ग्राफ ये बता रहा है कि रिएक्शन की स्पीड धीरे धीरे स्लो हो रही है। क्यों स्लो हो रही है, क्योंकि रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है। अगर प्रोडक्ट के बढ़ने से रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ती, फिर तो हम कह देते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोडक्ट पे भी डिपेंड कर रही है। लेकिन अभी हमें पता चल गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है एक्चुअल में वो प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं कर रही। अगर करती तो ग्राफ उसका भी राइज होता। तो ये डिपेंड कर रही है सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पे। इसका मतलब यह है कि अगर हम इसकी प्रेजेंटेशन दोबारा लिखना चाहें रेट ऑफ रिएक्शन की, तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को अभी फिलहाल के लिए हम लिख लेते हैं, मान लो आर, हमारे पास रिएक्टेंट है ए और वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी में। तो हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिपेंड करेगी, ना कि प्रोडक्ट की। ऐसा हमें ग्राफ से पता चला कि जो रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो हमारा रिएक्टेंट है सिर्फ और सिर्फ उसी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर यहाँ पे लगता है के, और जब भी ये के स्मॉल के है, और इस स्मॉल के का इस चैप्टर में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। इस स्मॉल के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। स्मॉल के जैसे लगता काप्पा जैसा है, वैसे बोला जाता है रेट कांस्टेंट, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट। बहुत सारे नाम है। इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, लेकिन पॉपुलर नहीं है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह देते हैं। लेकिन जो इसका मेन नाम पॉपुलर, दैट इज रेट कांस्टेंट। कौन, ये की। तो हमारी जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखी जाएगी एक्चुअल में इस फॉर्म में लिखी जाएगी। स्टार्टिंग में तो हमने सीख लिया कि
रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए आप रिएक्टेंट भी लिख दो, प्रोडक्ट भी लिख दो, लेकिन जो हम न्यूमेरिकल करेंगे दूसरे वाले न्यूमेरिकल, तो आप इस फॉर्म में करोगे। क्योंकि ये बात हमें कहाँ से पता चली, ये बात हमें पता चली ग्राफ से। जो ग्राफ प्लॉट किया तो पता चला रेट ऑफ रिएक्शन तो मेन रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है। तो ये चीज आपको ग्राफ से पता चला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये ए कोई भी एक रिएक्टेंट है, अगर दो रिएक्टेंट होंगे ए और बी तो यहाँ पे बी भी आ जाएगा साथ में। मान लो अगर हमें कोई रिएक्शन है उसमें ए प्लस बी गिव राइज टू प्रोडक्ट दे रखा है, तो अगर उसमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखने तो मैं वो लिखूंगा रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। तो वो कोई चक्कर नहीं, अगर तीन रिएक्टेंट है सी तो सी भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रेट कांस्टेंट है के क्या है, रेट कांस्टेंट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रेट कांस्टेंट मतलब जो हमने कांस्टेंट लगाया, ए और बी दोनों क्या है हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। दो रिएक्टेंट लिया तो दोनों लिखेंगे, और आर हमारा वही है रिएक्शन की स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन। अब कोई रिएक्शन स्लो होगी फास्ट होगी वो हम न्यूमेरिकल सोल्व करके हमें खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट एक चीज आती है सबसे इम्पोर्टेंट, जो भी रिएक्शन होती है उसकी रिएक्शन की जो स्पीड है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहले आपने ये सीखा कि केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है, और उसमें हमने जो टर्म यूज करनी शुरू करी वो यूज करनी शुरू करी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। और वो रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड कर रही है किस पे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, और डिपेंड कर रही थी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे। रिएक्टेंट लगातार कम हो रहा है, प्रोडक्ट लगातार बढ़ रहा है, तो आपने क्या लिखना शुरू किया, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा की फॉर्म में, ट्रायंगल वाला डेल्टा। फिर इंस्टेंटेनियस लिखना शुरू किया किसकी फॉर्म में, स्मॉल डी की फॉर्म में। अब उसके बाद हमने देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्चुअल में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि रिएक्टेंट का ग्राफ लगातार नीचे हो रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ भी लगातार नीचे हो रहा है। फिर रिएक्शन को सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा, और उस प्रोपोर्शनल को हटाकर क्या लगाया फिर वहां पे ए। अब आपने फैक्टर लिखने हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर है जिसपे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। ये आज का लास्ट टॉपिक है, बाकी टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, तो इसको ध्यान से देखते हैं। टॉपिक है फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं किसको, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। जो भी हम रिएक्शन लेते हैं उसकी स्पीड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। मतलब हम ऐसा क्या करें कि हमारी रेट ऑफ रिएक्शन पे कुछ फर्क पड़े। तो पहला फैक्टर तो हमारा है, पहला फैक्टर है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप खुद सोचो, रिएक्टेंट के साथ रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, सोचो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंक्रीज या डिक्रीज। आप सभी प्लीज अपना आंसर जरूर पोस्ट करें। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज या डिक्रीज। अगर रिएक्टेंट को बढ़ाया जाए, अगर रिएक्टेंट को इंक्रीज किया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन की स्पीड है वो फास्ट होने लगेगी, स्लो होने लगेगी। प्लीज सभी बच्चे अपना आंसर जरूर दें, सिमरनजीत, भावेश, वैभव, गुड। बाकी बच्चे प्लीज अपना आंसर जरूर पोस्ट करें। आप जितने प्रेजेंट हो सोचो ना, आपको सोचो कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अभी हमने बोला कि वो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली का मतलब सभी समझ गए कि अगर ये चीज इंक्रीज होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ेगी। जो रिएक्शन थोड़ी स्लो हुई थी वो फास्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका आंसर क्या होना चाहिए वो आपने खुद लिख दिया कि जैसे जैसे रिएक्टेंट इंक्रीज होगा कंसंट्रेशन वाइज उतनी रिएक्शन की स्पीड भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। अब रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का आपस में स्ट्राइक करना, आपस में स्ट्राइक करना। केमिकल रिएक्शन तभी होती है जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्राइक करते हैं, उनके जो पुराने बॉन्ड हैं, जो बॉन्ड्स हैं वो वीक हो जाते हैं, आई मीन ब्रेक हो जाते हैं। बॉन्ड्स कोलाइड करने से, कोलिजन करने से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाते हैं रिएक्टेंट के, तभी प्रोडक्ट के नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो अगर इस प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं, ओल्ड बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हैं सो दैट कि न्यू बॉन्ड्स बन जाएं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यस नवदीप को बिल्कुल सही, ऑब्वियस सी बात है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी।
टेम्परेचर के बढ़ने से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करेंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल कोलिजन करेंगे तो ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे, और ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे तो फिर ज्यादा नए प्रोडक्ट के बॉन्ड्स बनेंगे, तो इंक्रीज। तो क्या लिखा जाएगा? इंक्रीज। और यहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर टेम्परेचर में 10 डिग्री इंक्रीज कर दें, जैसे भी टेम्परेचर मान लो किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर चल रहा है 330 केल्विन, अगर उसका टेम्परेचर 340 कर दें, 10 डिग्री इंक्रीज कर दें, तो जो रिएक्शन की स्पीड है ना वो ट्वाइस हो जाती है। पहले से रिएक्शन की स्पीड ट्वाइस हो जाती है, ये बात आप याद रखना। अगर टेम्परेचर में, ये एवरेज बता रहा हूँ मैं, एवरेज ऐसा होता है कि अगर 10 डिग्री टेम्परेचर में इंक्रीज किया जाए तो उस रिएक्शन की स्पीड दुगनी जाती है अपनी इनिशियल की, जो इनिशियल उसकी स्पीड होगी उससे दुगनी हो जाएगी। ये फैक्टर आप जरूर याद रखना। 10 डिग्री का मतलब है कि 10 नंबर में इंक्रीज करना है। अगर 240 है तो 250 टेम्परेचर करना होगा बस, 370 है तो 380 करना होगा। तो 10 डिग्री का मतलब ये है कि 10 डिग्री का इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन ट्वाइस हो जाती है। ये फैक्टर आप भूलिएगा ना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है, दैट इज नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड का मतलब रिएक्टेंट के जो बॉन्ड्स है उनकी नेचर कैसी है। नेचर ऑफ बॉन्ड्स, अब आपको मैंने अभी बताया कि रिएक्शन के लिए पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तब जाके नए बॉन्ड्स बनेंगे। अगर रिएक्टेंट के बॉन्ड्स क्या होंगे? वीकर बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट। आपको सोचो, अगर रिएक्टेंट के बॉन्ड वीक होंगे तो उतनी रेट ऑफ रिएक्शन कैसी रहेगी? क्योंकि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे तभी नए बॉन्ड बनेंगे, उतनी रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी, मतलब फास्ट होगी। जितने ज्यादा उसके बॉन्ड्स वीकर होते जाएंगे, यस नहीं है बिल्कुल से, जितने बॉन्ड्स वीकर होते जाएंगे उतनी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। अगर ये नेचर ऑफ बॉन्ड किसके ले रहे हैं हम? रिएक्टेंट के बॉन्ड्स की बात हो रही है। अगर रिएक्टेंट्स के बॉन्ड वीक होंगे तो उतनी जल्दी वो ब्रेक होंगे, उतनी जल्दी क्या बनाएंगे वो प्रोडक्ट, उतनी जल्दी क्या बनाएंगे वो प्रोडक्ट। नेक्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया। जिस सरफेस एरिया पे रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, अगर रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करने के लिए, आपस में कोलिजन करने के लिए ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाए, अगर रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करने के लिए ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाए तो रिएक्शन क्या होगी? स्लो या फास्ट? इफ रिएक्टेंट्स गेट मोर सरफेस एरिया टू कोलाइड विद ईच अदर, देन द रिएक्शन विल बी फास्टर और स्लोअर। इफ रिएक्टेंट्स गेट्स मोर एरिया टू रिएक्ट विद ईच अदर, आपस में रिएक्ट करना है, कोलिजन करना है, बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, अगर उनको आपस में स्पेस ज्यादा मिले, ज्यादा सरफेस एरिया मिले तो उतनी रिएक्शन क्या होगी? यस रमन, नवदीप, सिमरन जी, बाकी बच्चे ट्राई करें प्लीज, बाकी भी अपना आंसर जरूर पोस्ट करें, बाकी बच्चे अपना आंसर जरूर पोस्ट करें। सुमनप्रीत, संदीप सिंह, आप लोग भी ट्राई करो, अपना आंसर जरूर देने की कोशिश करो। उतनी रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। ऑब्वियसली जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी रिएक्शन फास्ट हो। तो 4 फैक्टर आपने पढ़े। पहला फैक्टर पढ़ा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओ, रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। दूसरा फैक्टर आपने पढ़ा टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करो, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, और अगर टेम्परेचर में 10 डिग्री इंक्रीज किया तो रिएक्शन डबल हो जाएगी। तीसरा फैक्टर पढ़ा नेचर ऑफ बॉन्ड, जितने बॉन्ड वीक होंगे सरफेस, तो जितने बॉन्ड वीक होंगे उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। और फोर्थ फैक्टर पढ़ा सरफेस एरिया, ग्रेटर द सरफेस एरिया उतनी रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है, ये तो सबको पता है कि कभी कभी किसी किसी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम क्या ऐड कर देते हैं? कैटलिस्ट। तो अगर आपको पता है, ऐसा है कि सरफेस एरिया का मतलब आपका क्वेश्चन है कि फास्ट रिएक्शन क्यों हो रही है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बेसिकली ज्यादा स्पेस दे रहा है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलिजन करने के लिए, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स कहती है कि रिएक्शन कब होती है? रिएक्शन तब होती है जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में कोलिजन करते हैं, और उनके जो ओल्ड बॉन्ड हैं वो ब्रेक होते हैं कोलिजन के बाद, और ब्रेक होने के बाद जब प्रोडक्ट बनता है तो नए बॉन्ड्स बनने शुरू होते हैं। तो कोलिजन कब होगा? जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में रिएक्ट करने के लिए कोई सरफेस मिलेगी जहाँ पे आपस में रिएक्ट करें। जैसे हम टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्ट करवाते हैं, तो जितना सरफेस ज्यादा मिलेगा उतना उनका कोलिजन ज्यादा होगा आपस में, और अगर कोलिजन ज्यादा होगा तो दे विल इजिली ब्रेक देयर ओल्डर बॉन्ड एंड दे विल फॉर्म देयर न्यू बॉन्ड्स, दैट्स व्हाई, ताकि उनका कोलिजन ज्यादा हो रिएक्टेंट्स का। तो जब कोलिजन ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेंगे। नेक्स्ट फैक्टर मैंने बताया आपको कैटलिस्ट। आप खुद सोचो, कैटलिस्ट के डालने से रिएक्शन में क्या फर्क पड़ता है? सबको पता है, व्हाई वी ऐड कैटलिस्ट,
वी एड कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप कह सकते हो कि कैटलिस्ट के डलने से रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है, तो इसके साथ भी इंक्रीज है, सरफेस एरिया इंक्रीज तो रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज। ऐसी प्रकार कैटलिस्ट के डलने से रिएक्शन भी फास्ट होती है। कैटलिस्ट के डलने से रिएक्शन फास्ट क्यों होती है? क्वेश्चन आता है कि कैटलिस्ट के डलने से रिएक्शन फास्ट क्यों होती है? क्योंकि कैटलिस्ट बेसिकली ऐसे पाथ से रिएक्शन को प्रोसीड करता है। कैटलिस्ट क्या करता है? ऐसे पाथ को चूज करता है जिसके अंदर कम एनर्जी की जरूरत पड़े, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। कैटलिस्ट की वजह से हम रिएक्शन को एक ऐसे रास्ते से लेकर जाते हैं जहां पे एनर्जी कम लगती है, और अगर एनर्जी कम लगती है तो आप कह सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़नी ही बढ़नी है। लास्ट फैक्टर है एक्सपोजर टू रेडिएशन। एक्सपोजर टू रेडिएशन इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जिनके होने के लिए रेडिएशंस का मिलना जरूरी है। आपने बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस देखी हैं जिनको करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? सनलाइट। तो कहने का मतलब है कुछ ऐसी रिएक्शन जो सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती हैं। कोई बता सकता है व्हाट इज द नेम ऑफ दोज रिएक्शंस व्हिच अकर इन द प्रेजेंस सनलाइट? मेरा लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज सभी अपना आंसर देना। जो बच्चे बिल्कुल आंसर नहीं देते प्लीज वो भी देना। सोहेल, शिवरीत, संदीप, सिमरन, आप आंसर देना कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिएक्शन व्हिच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मनवीर, कमलप्रीत सिंह, कमलजीत, ट्राई करो उस रिएक्शन को बोलते क्या है जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। जो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं उसे क्या बोलते हैं? यस बिल्कुल सही। ट्राई करो, बहुत सिंपल है कि एक्सपोजर रेडिएशन का मतलब देयर आर सर्टेन रिएक्शन व्हिच अकर ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यस, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट उसका एक एग्जांपल हो सकता है, लेकिन रिएक्शन को बोलते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन। केमिकल मतलब रिएक्शन, फोटो मतलब सनलाइट। द रिएक्शन विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटो केमिकल रिएक्शन। लास्ट फैक्टर है कि देयर आर सर्टेन रिएक्शन विच अकर ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो फोटो केमिकल रिएक्शन है। ये फैक्टर सिर्फ ये बता रहा है आपको, एक्सपोजर टू रेडिएशन फैक्टर आपको सिर्फ ये बता रहा है कि कुछ ऐसी रिएक्शन है जो सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में ही होगी। अगर सनलाइट नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी, वो उनके लिए फैक्टर है। कुछ ऐसी रिएक्शन इनके होने के लिए एक फैक्टर बना है एक्सपोजर टू रेडिएशन। अगर वो उनको एक्सपोजर टू रेडिएशन नहीं मिलेगा तो रिएक्शन नहीं होंगी। तो 6 फैक्टर थे आपके। पहला फैक्टर था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा था टेम्परेचर, तीसरा नेचर ऑफ बॉन्ड, चौथा सरफेस एरिया और पांचवा कैटलिस्ट।